आ जाइए सब लोग दोस्तों। देखिए आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 1 2023 में जो आप लोग के एग्ज़ाम होने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्लास लेके आए हैं। सेकेंड ईयर का है, क्लास शुरू कर रहे हैं। उसकी आज पहली क्लास है। पहली क्लास में हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और जो हमारा एग्ज़ाम है किस तरीके से होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग अभी से स्टडी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम आ जाएंगे उसके बाद स्टडी शुरू करेंगे, तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। मैं ज़्यादा बात किए बिना सीधे चलता हूँ अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 1 2023 में जो एग्ज़ाम होने उसके लिए बेसिकली ये क्लास है। टारगेट है आपका, देखिए लिखा हुआ है टारगेट ITI एग्ज़ाम 2023। और साथ में एक वेबसाइट दे रखी है हम लोगों ने www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जा कर के आप टेस्ट दे सकते हैं और ऑनलाइन PDF वगैरह देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलते हैं अपनी क्लास पे। हम आज का ये रहा मेरा ताज़ा क्वेश्चन, जोरदार धुआंधार क्लास है हमारी। उसमें पहला क्वेश्चन है DC जनरेटर में X, अच्छा इन्होंने क्रॉस का एक जो सिंबल दिया है, पूछा है DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X इन DC जनरेटर। वो पूछ रहा है कि जो ये मार्किंग की गई है पर्टिकुलर इस एरिया की, ये एरिया का, इस एरिया का नाम क्या है? यह एरिया किस एरिया को, मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज क्रॉस इन DC जनरेटर। इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? चलिए ठीक है, जिसने देखा है कम्यूटेटर देखा है, जिसने आर्मेचर देखा है, जिसने ब्रश देखा है, जिसने कम्यूटेटर खंड देखा है, वो तो फिगर को देखते ही जान गया होगा कि यह किस एरिया की बात कर रहा है। अब चलो यहाँ पे हम आंसर बताएंगे, उसके पहले हम इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्मेचर कोर लिखा हुआ है, कम्यूटेटर रेजर लिखा हुआ है, ब्रश लिखा हुआ है, कम्यूटेटर खंड लिखा हुआ है। तो आर्मेचर कोर ब्रश के बारे में बता दें। ब्रश कार्बन ब्रशेस होते हैं ये हम, और स्पार्किंग वगैरह रोकते हैं उसमें। तो यहाँ पे हम पहले अपना आंसर देखते हैं। DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए जो पूछा हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे रेजर बोल रहा है। रेजर का मतलब जो किसी चीज़ से उभरा हुआ भाग जो होता है रेज होता है। तो एक मतलब पूछा है कि जैसे किसी चीज़ का उभरा हुआ भाग जैसे बोलते हैं रेज का टाइप में हुआ है, तो देखिए ये निकला हुआ है ऐसे ऐसे, मतलब बाहर का निकला हुआ है। और कम्यूटेटर जो बना हुआ है ये, इसमें से हम पता भी करते हैं कि ये हमारी मोटर DC मोटर है कि AC मोटर है। कम्यूटेटर बेसिकली काम क्या करता है, चलिए जब थ्योरी क्लास होगी वहाँ पर हम बताएंगे कम्यूटेटर काम क्या करता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं जो यहाँ पे रेजर निकले हुए हैं, मतलब कोई चीज़ कहते हैं रेज करना। तो यहाँ पे हम देखिए रेज मतलब बाहर और राइज कर रही है, तो जो बाहर निकले हुए हैं तो उसी के सेंस से हम समझते हैं कि ये कम्यूटेटर रेजर है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो आंसर है वो कम्यूटेटर रेजर है। उसके बाद चलते हैं दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है। अब देखिए आपको ऑप्शन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ DC जनरेटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ DC जनरेटर। इस DC जनरेटर का नाम क्या है? इस DC जनरेटर का नाम क्या है? लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है? अब देखिए क्या बोलते हैं, DC जनरेटर आपका ऐसे बना हुआ है। खैर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उसमें क्लियर ना देख रहा हो मैं आपको बता देता हूँ। जनरेटर हमारे बेसिकली होते 2 प्रकार के हैं, इसमें लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। वैसे तो शंट सीरीज कंपाउंड वो तो अलग अलग होते हैं। ये आपका लोड है, ये लोड है। तो इस जनरेटर का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पर। जब मैं थ्योरी क्लास लूँगा वहाँ पर मैं क्लियरली बताऊंगा कि कौन सा जनरेटर है, ये लॉन्ग शंट है तो क्यों है, शॉर्ट शंट है तो क्यों है। फिलहाल हम यहाँ पे ये बता रहे हैं आपका ये लॉन्ग शंट है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल जानकारी जब हम चलेंगे तब वहाँ पर आपको बताएंगे। जब थ्योरी क्लास में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ वहाँ पर बताऊंगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ DC जनरेटर, ये DC जनरेटर हमारा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कार्क स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये ऐसे रूल हैं जिसको शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। मेरे हिसाब से सभी जानते हैं लगभग लगभग। कार्क स्क्रू रूल ये सब जानते हैं। राइट हैंड पाम रूल, ये रूल ऐसे हैं चारों सब लोग जानते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन सब क्वेश्चन के डिटेल जानकारी जब हम थ्योरी क्लास लेंगे वहां पर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। ये पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो बता दें हम, मोटर के लिए बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है, जनरेटर के लिए दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। वैसे आपने फ्लेमिंग के नियम पढ़ने के लिए तमाम रूल पढ़ रखे होंगे, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे कई तरीके हो जो जानने के लिए कोई बताता है, ऐसे करके दिखाता है, उंगली दिखाता होगा, तो उस सबका मैं विशेष जानकारी वहाँ पर दूंगा जब चलूँगा, थ्योरी क्लास होगी हमारी। और कार्क स्क्रू रूल है, ये भी बताता है, क्या बोलते हैं, कार्क स्क्रू रूल आपको बताता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताता है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कार्क स्क्रू नियम रिलेशन बताता है। कार्क स्क्रू रूल ऐसे होता है, एक जैसे स्क्रू टाइप बता रहे, समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे आपका स्क्रू है और उसका ऐसे उसमें जो चूड़ी होती हैं, डाई जो भी होता है ऐसे बना होता है। तो इसका रूल है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारा जो स्क्रू है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारा स्क्रू जो है वो नीचे की ओर जाएगा। जैसे ये क्लॉकवाइज है तो इस समय जब घुमाएंगे तो ये स्क्रू हमारा नीचे की ओर जाएगा, ये हमारी क्लॉकवाइज है, ये स्क्रू हमारा नीचे की ओर जाएगा, डाउन। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। खैर ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसका मेन मतलब होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन जानने के लिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इनके बारे में आप सब लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो जब ट्रेड थ्योरी का क्लास में लेने जाऊँगा तो वहाँ पर बिल्कुल डिटेल जानकारी देंगे। यहाँ पर सिर्फ हम सोल्यूशन देख रहे हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का यूज किया जाता है, तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक, यह हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटर ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। ये आपको चारों फार्मूले दिए गए हैं, आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तो उसमें आप देखते ही जान जाएंगे कि कौन सा डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दिया है पहला ऑप्शन दिया है जनरेटेड ईएमएफ बराबर फाई जेड एन अपान 60। देखिए यहाँ पे ये 60 है, कंफ्यूज मत रहिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये 60 है, सभी में 60 है। तो मैं ये बता दूं, इसमें जो कैलकुलेशन होता है ईएमएफ का बेसिकली सब में दोनों में सेम होता है। इसकी दो वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बेस में थोड़ा चेंजेस आ जाता है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा जो हमारी लैप वाइंडिंग है वहाँ पे जो हमारा ए है, क्या बोलते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। ठीक, जो हमारी क्वेश्चन को, एक मिनट, थोड़ा सा किनारे कर दे रहे हैं, अभी फिर बड़ा कर देते हैं आपको दिखाने के लिए दोबारा में। ठीक है, तो जो हमारी लैप वाइंडिंग है वहां पे ए बराबर हो जाता है पी के, और वेव बाइंडिंग में क्या हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है मोटा मोटा। वेव बाइंडिंग में क्या हो जाता है, ए इक्वल टू 2 हो जाता है। जब ए इक्वल टू 2 हो जाता है तो यहाँ पे 60 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। हमारा जो लिखा हुआ इक्वेशन बनता है ईएमएफ जो होता है वेव बाइंडिंग का, वो हो जाता है पी फाई जेड एन अपान 60 ए। अब जो वेव लैप वाइंडिंग का केस रहता है वहाँ पे ए बराबर पी हो जाता है, और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेव बाइंडिंग की, तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 2। तो फाइनली हमारा जो निकलेगा तो हो जाएगा
ई वेव इक्वल टू पी फाई जेड एन अपान 60 इंटू 2 वोल्ट, ये हमारा इसका ईएमएफ निकलेगा। तो देखते हैं कौन सा पूछा है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारा चौथे नंबर में पी फाई जेड एन अपान 60A, ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है, मतलब चौथे क्वेश्चन का सी नंबर सही है। यहाँ पे दिया है फाई जेड एन, देखिए हमने जो सूत्र आपको बताया है ए नीचे है इसमें। अच्छा चलो एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे चर्चा हुई है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा 1 मिनट और समय लेंगे इस क्वेश्चन में। ये हमारे जो है यहाँ पे पी हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोल, पी हमारा नंबर ऑफ पोल है, फाई क्या है, फ्लक्स है, फाई फ्लक्स है, जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर, जेड हमारा क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, पी हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोल है, फाई हमारा क्या है, फ्लक्स है, और बचा क्या, फाई जेड एन, 3 तो हो गए, अब क्या बचा, अब बचा हमारा ए बचा, ए बचा, ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये कोई जल्दी बताएगा नहीं आपको, हम बता रहे हैं जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या। तो ये तीनों चीज मैं इसलिए बता दिया हूँ कि जैसे कोई कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इस सूत्र में पी को क्या बोलते हैं, तो हमारे कहने का मतलब मैं कल से बोल रहा हूँ कि जब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा उसके साथ में 3-4 क्वेश्चन का सलूशन देते हुए चलूंगा। तो आप यहाँ पे सब जान गए, जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, फाई क्या है, फ्लक्स है, ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, एन क्या है, एन आपका जो है नंबर ऑफ टर्न होंगे, एन, हाँ एन भी दिया हुआ है, हाँ एन नहीं देता है हमने शायद आपको। चलिए ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ का ये फाइनल हो गया है, चौथे का सी नंबर सही है, फाई जेड एन अपान 60, कौन सा गया, फाई जेड एन अपान 60 इंटू पी वाई, हाँ सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ कैसे निकालते हैं। देखिए डीसी मोटर और जनरेटर दोनों बिल्कुल सेम है, डीसी जनरेटर और मोटर दोनों में बेसिकली कोई अंतर नहीं है, बस सिर्फ अंतर है तो दोनों की कार्य पद्धति का अंतर है। एक मैकेनिकल इनपुट लेता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, एक इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और मैकेनिकल आउटपुट देता है। तो उसके लिए मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय बर्बाद करूं, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी तय कर रखा है कि जब भी हम ट्रेड थ्योरी पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे सारा सलूशन बिल्कुल डीप में जाके करेंगे, मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रहेगा किसी प्रश्न के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हाँ मोटर में होता है बैक ईएमएफ, जनरेटर में होता है ईएमएफ। मोटर वर्क करती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर और जनरेटर वर्क करता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर। ये कॉमन चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए, हमेशा पूछता है इनको, मतलब ये समझिए कि बेसिक चीज़ें हैं। जैसे बचपन में हमने ABCD पढ़ा है तो वो जरूरी है, अब हमें लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ना पढ़े होते तो आज हम बहुत कुछ ना कर पाते। तो ये बेसिक सी चीज़ें, इनको दिमाग में रखना ही है। तो जनरेटर के केस में होता है ईएमएफ, यहाँ पे होता है बैक ईएमएफ। तो ये जो लिखा है EB, इसको लेकर के आप जो है संकोच मत करिए कि जो है ये EB क्या है, तो EB बैक ईएमएफ है, ठीक है। तो ये जनरेटर मोटर के केस में थोड़ा सा अलग अलग होता है। जनरेटर मोटर के केस में ये हो जाता है EB इक्वल टू V माइनस IA RA, कहीं पे लिखा होगा शायद 5वें का ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर कन्वर्ट करने वाले कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कभी कभी लड़कों को परेशान करने के लिए पेपर में ऐसे भी दे देगा EB प्लस IA RA। तो इन सब चीज़ों से परेशान मत होना, थोड़ा सा सेंस लगाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। 6वां नंबर बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। मतलब जो पहला क्वेश्चन पूछा था, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, इन्होंने चिन्हित करके दे दिया है, इस एरिया का आप नाम बताना है आपको कि ये एरिया कौन सा है। तो अगर इसको हम देखें हैं, अगर जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है तो वो तो देखते ही जान जाते हैं कि ये क्या किस बात की चर्चा कर रहा है और क्या पूछ रहा है। तो पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड
एक्स, मतलब एक्स का मतलब कोई एरिया, जैसे बचपन में मैथ में हम मान लेते हैं माना महेश की आयु एक्स, तो उसी तरीके ये है कि हमने जो है एक एरिया मान रखा है एक्स, उस एरिया का नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क क्रॉस दिया है इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। डीसी जनरेटर जिन्होंने देखा है और उसकी असेंबली देखी है, देखा है तो जनरेटर तभी देखे, लेकिन उसकी असेंबली देखी है मतलब इंटरनल पार्ट देखे हैं, तो वो देख के जान जाएंगे क्या है। ये बेसिकली इसमें पोल कोर, पोल शू और क्या बोलते हैं पोल टिप, पोल कॉयल। अच्छा, पोल कॉयल वही कुछ नहीं होता, जो पोल पे लपेट दी जाती है कॉयल, उसी को पोल कॉयल बोलने लगते हैं। तो जो हमारा ये दिख रहा है नीचे की ओर, जैसे हमारे एक प्रकार से समझिए कि जैसे शूज होते हैं, तो एक नीचे का हिस्सा होता है, जैसे आपको असेंबली में जब थ्योरी बताऊंगा तो वहाँ पे बिल्कुल अभी इसका, क्योंकि जो फिगर बना हुआ है ये 3D डायमेंशन में नहीं है, मतलब ये निचला हिस्सा, जब मैं दिखाऊंगा तो ऐसे करके रोटेट करके दिखाऊं, जब ट्रेड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे। बेसिकली मैं ज़्यादा डीप में जाकर समझा पाऊंगा, तब अभी नहीं बता पाऊंगा उसको, क्योंकि अभी इस फिगर से उतनी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा फिगर आता है और ऐसे नीचे का जो सरफेस है, जो नीचे का एरिया पूछा है आपसे एक्स के रूप में, तो उसको बोलते हैं पोलसू। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अब देखिए डीसी जनरेटर का नाम क्या है। डीसी जनरेटर का नाम आप ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, ऐसे हम बोल दें कि 7वें का सी नंबर है, डी नंबर है, ऐसे नहीं। जब तक इसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे तब तक। देखिए इसमें आपको 2 सर्किट दिख रही होंगी, ऐसा कोई भी जनरेटर आपको नहीं मिलेगा जिसमें 2 सर्किट मिले। मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। कहाँ गया पेन मोड मेरा। ये है, तो इसमें आपको एक ऐसे दिख रहा होगा, इधर से ये अलग है, इधर से ये अलग है। तो एक जनरेटर होते हैं हमारे सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। जनरेटर हमारे बेसिकली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पृथक उत्तेजित और स्वतः उत्तेजित या स्व उत्तेजित, हिंदी में ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब कि ऐसे जनरेटर जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं उनको हम स्वतः उत्तेजित बोलते हैं, और सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता, अवशिष्ट चुंबकत्व तो हिंदी में बोलते हैं, उसमें वो नहीं होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है। इसलिए इसको सेल्फ स्टार्टेड जनरेटर नहीं बोलते, इसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अच्छा देखिए, जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं जैसे शंट होता है तो उसकी सर्किट कुछ ऐसे दी होती है। ऐसे कुछ होता है। तो ये देखिए ये सेपरेटली एक्साइटेड है तो उसका सर्किट डायग्राम दूर से ही दिख रहा है आपको कि ये पृथक उत्तेजित है। ठीक है, तो इसमें देखें कहीं दिया होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है, 7वें का सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये हमारा जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का ये डायग्राम है। तो अब चलते हैं इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर देखिए, जनरेटर एक प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन करने का डिवाइस है, ऊर्जा का कन्वर्ट मशीन जो भी है, मैं दुनिया की कोई भी मशीन होगी, सिर्फ ऊर्जा का परिवर्तन ही होता है किसी भी फॉर्म से किसी फॉर्म में। जैसे हमने ताकत लगाया तो किसी फॉर्म में इनपुट मिला, फिर इलेक्ट्रिकली सप्लाई दिया तो हमें किसी और फॉर्म में इनपुट मिला, आउटपुट मिला। तो एक प्रकार से कोई भी मशीन होगी सिर्फ ऊर्जा का कन्वर्जन है। जैसे हम अपने हाथों से 10 kg वेट उठा सकते हैं, 50 kg नहीं उठा सकते हैं, तो मशीन से उठाएंगे हमारा 2 kg 1 kg वेट लगेगा, लेकिन मशीन 50 kg उठा लेगी। तो सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं कहीं कम ऊर्जा लगाने से अधिक कार्य हो जाता है, कहीं अधिक ऊर्जा लगाने से कम कार्य होता है। तो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसका सब भी चर्चा करेंगे।
जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर में हम देखते हैं बेसिकली कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट तो दिया नहीं जाता है, और मोटर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम देते हैं। तो बस हमें अपने जीवन में भौतिक चीज़ें जो देख रहे हैं उनको एनालिसिस करता है। जैसे घर में आसपास सबकी जगह ट्यूबवेल होगा, मोटरें होंगी, तो जाते हैं वहाँ पे देखना भी है आपको कि ये जनरेटर मोटर का खेल क्या है। कुछ खेल नहीं है। अब जनरेटर में क्या करते हैं, जो उसका रहता है हैंडल रहता है या प्राइम मूवर जो भी रहता है, उससे आप स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते नहीं, मैकेनिकल पावर देते हैं। तो कहने का मतलब मैकेनिकल इनपुट देते हैं और आपको मिलता क्या है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है आपको। और इसी का जस्ट रिवर्स होता है मोटर के केस में। मोटर के केस में क्या होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिकली इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट हमें मिलता है। तो जनरेटर और मोटर का खेल सिर्फ इतना है कि दोनों का काम लगभग सेम है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ऊर्जा में परिवर्तन का। ऊर्जा में परिवर्तन ही मेन खेल है। एक मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, एक इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में लेती है और आउटपुट में मैकेनिकल मिलता है। उसी प्रकार मोटर हमारी क्या लेती है, इलेक्ट्रिकल लेती है और आउटपुट में क्या देती है हमको, मोटर हमारी इलेक्ट्रिकल लेती है, आउटपुट में क्या देती है, मैकेनिकल देती है। जनरेटर क्या करता है, इनपुट में मैकेनिकल लेता है, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल देता है। तो दोनों का बेसिकली खेल है। वही पूछा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ होगा मैकेनिकल का। मैंने इतना इसलिए बता दिया कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके और कवर हो जा रहे हैं, तो उनको भी देखते हुए चलें। उसके बाद ये पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, ये पूछा हुआ है। तो यदि मैं अभी यहाँ पे नहीं समझा सकता आपको उतना चीज़, क्योंकि उसके लिए मुझे फिगर की आवश्यकता होगी, और थ्योरी क्लास का जब मैं लेके आऊँगा सिस्टम पूरा, तो वहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। अभी सिर्फ मैं ये बता दूँगा आपको कि जो सीरीज और शंट होते हैं, दोनों का फील्ड फ्लक्स यदि सेम हो। देखिए यहाँ पे एक ऐसे एरो गया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, एक ऐसे निकला हुआ है, और जैसे दिया है कि सीरीज और शंट जब दोनों होते हैं, सीरीज और शंट दोनों का फील्ड फ्लक्स जो है जब सेम होता है, तो वहाँ पे हमारा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड। तो देखिए सीरीज और शंट का यहाँ पे फिगर में सही से नहीं दिया हुआ है, फिगर में एरो वैसे मैं बताता हूँ, हाँ सही दिया है, ठीक दिया है। तो पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर के फील्ड का नाम क्या है, डीसी जनरेटर के फील्ड का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमें हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब इन दोनों एरो का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा। देखिए यदि दोनों एरो फिगर में, यदि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड हो जाएगा, बता दे रहे हैं। यदि अपोजिट होंगे तो डिफरेंशियल हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, कम्युलेटिव। यदि अपोजिट में होंगे तो डिफरेंशियल हो जाएंगे। तो आप माइंड करना, अभी यहाँ पे फिगर स्पष्ट नहीं है, जब मैं आऊँगा अगली क्लास में तो इस क्वेश्चन का फिर से एनालिसिस कर लूँगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। वही क्वेश्चन घूम घूम के फिर से आ रहा है जिसका मैंने अभी चर्चा किया है। अगर एक बार पूरी क्लास को आप सुन लेंगे बिना रोके बिना भगाए, तो जो है आप पूरा चीज़ें एकदम क्लियर समझ जाएंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हम बताए हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे डीसी जनरेटर काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर डीसी मोटर काम करता है। तो देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहीं दिया हुआ होगा। अच्छा पूछा है प्रिंसिपल, पूछा है फैराडे, व्हाट इज द प्रिंसिपल, अच्छा पूछा है, हाँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ ये काम करते हैं, प्रिंसिपल पूछा है, फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और जो इन वर्क करते हैं वो फ्लेमिंग के, अच्छा इनकी जो दिशा होती है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दिया है, वो दिशा के बारे में दिया है। तो यहाँ पे जो सही होगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। इसका जब मैं थ्योरी लेके आऊँगा तो वहाँ पे सूत्र का निगमन कराऊंगा आपका।
बिल्कुल डिटेल में अभी सिर्फ इतना बता दे रहे हैं आपका कि जो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए होता है BLV sin थीटा, डायनेमिकली बोला है। Which rule is used to find direction of magnetic field? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है? Which rule is used? देखिए पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, दो ही खेल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। ठीक है, एक रूल हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताता है, एक रूल से हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो पूछा है विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड जो रूल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक, और लेफ्ट हैंड जो रूल है वो फोर्स के बारे में बताता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर, अब देखिए ये योक है, डीसी जनरेटर एक, ये हम पहले ही बता दिए आंसर इसका, योक है जो डीसी जनरेटर का होता है, पूरा ढांचा एक प्रकार से कह सकते हैं योक या फ्रेम। देखिए मैंने ढांचा बोला हुआ है, तो इसमें ही सारे अरेंजमेंट होते हैं, इसमें ही स्टेटर, पोल कोर, पोल शू सब इसी के अंदर सेट होते हैं। तो ये व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, ये योक है, इसको बोलते हैं योक। जनरेटर के डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में समांतर में कितने रास्ते हैं? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये जानिए 4 पोल बोला है, पी हमारा बोला है 4, और बोला है डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग बोला है। तो डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग का मतलब ये जानिए कि हमारे पास जो पोल हैं, जाने के लिए रास्ते हमारे पास 4 हैं, लेकिन उन 4 रास्तों से जो हमारे वाइंडिंग है वो 2 बार होकर गुजरेगी। तो सीधी सी बात है, आपको तुरंत पता हो जाएगा। बाकी इसका कैलकुलेशन जो है थ्रेड थ्योरी में जाएंगे तो वहाँ पे इसका आपको सैद्धांतिक तरीके से बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम सोल्यूशन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर: आर्मेचर कोर लैमिनेशन, कम्यूटेटर सेगमेंट, पोल शू लैमिनेशन, साइड एंड इंड प्लेट। साइड एंड इंड प्लेट तो हो नहीं सकता, आप सब लोग देखे हैं। पोल शू लैमिनेशन, कम्यूटेटर सेगमेंट, देखिए इसमें सेगमेंट भी नहीं है। सिर्फ डाउट अगर होगा आपको तो 2 क्वेश्चन पे होगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। आर्मेचर पोल शू लैमिनेशन, आर्मेचर कोर लैमिनेशन, लेकिन अभी हमने आपको पोल शू के बारे में बताया है पिछले क्वेश्चन में। पोल शू के बारे में अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया है। पोल शू का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ऐसे होता है, आप ये बताए हैं। वहाँ उसमें लेमिनेशन का किस बात का लेमिनेशन है भी मैंने दिखाया पिछले क्वेश्चन में। तो हमारे पास सीधे एक बचता है कि आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ये आर्मेचर की कोर्स हैं। ये जो दिखाता है इस दिखाए हुए भाग का नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, जो पार्ट दिखाया हुआ है ये क्या है? तो ये हमारा आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो यहीं तक थे आज की हमारी पहली क्लास के करीब 15 थे क्वेश्चन। अगली स्लाइड लेके आएंगे तो वहाँ से 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और चैनल को अगर जानकारी अच्छी मिल रही है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग इस सुविधा से वंचित है उनको भी फ़ायदा पहुँचे, वो लोग भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, मैं बाकी चीज़ें आपको अगली क्लास में लेके आऊँगा। धन्यवाद।